जानते ही हैं कि लॉकडाउन की वजह से विद्यालय इस समय बंद है, लेकिन हमारे विद्यालय की ऑनलाइन वेबसाइट जो है www.spicollege.org, इस साइट पर आप विज़िट करके हमारे विद्यालय में आप ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जो है एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने किसी भी क्लास के नोट्स या उससे संबंधित समस्याओं के बारे में हमारे यहाँ के अनुभवी टीचरों द्वारा आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। बच्चों, पिछली बार हम लोगों ने जीव जगत के वर्गीकरण के पार्ट 1 के अंतर्गत हमने जाना कि वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं, यह आवश्यक क्यों है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने वर्गीकरण के इतिहास के बारे में भी चर्चा की, जिसमें हमने 5 क्लास किंगडम के बारे में पढ़ा, यानी 5 जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। आज हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण के पार्ट 2 के अंतर्गत आने वाले सबसे पहले समूह का, जिसका नाम है कवक या फंगी। हम लोगों ने 5 भागों में वर्गीकरण को बांटा, ठीक है, जिसमें कवक था, एनिमल था, और प्लांट था, प्रोटोजोआ था, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, इत्यादि समूह थे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आज हम फंगस के बारे में, यानी कवक के बारे में। तो कवक के बारे में बात करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कवक का सर्वप्रथम या कवक के बारे में सर्वप्रथम एंटोनियो मिसेली ने सन 1721 के अंतर्गत जो है कवक का वर्गीकरण किया। इन्होंने कवक की लगभग 900 जातियों को इन्होंने अपनी पुस्तक नोवा जेनेरा प्लांटेरियम के अंतर्गत वर्गीकृत किया और इन्होंने कवक को बताया। इसके दौरान अगर भारत की बात की जाए तो भारतीय वैज्ञानिक E.J. बटलर ने भी कवक के ऊपर काफ़ी खोजबीन की और कवक के बारे में इन्होंने बताया। तो बात करते हैं कवक के संरचना और आवास के बारे में या लक्षण के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो कवक एक पादपी संरचना के अंतर्गत आने वाला एक प्रकार का सूक्ष्म कोशिकीय है, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो इसका जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है। भोजन की बात की जाए तो भोजन इसमें ग्लाइकोजन के रूप में जो है जमा होता है। लक्षण की बात की जाए तो कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी। दूसरा, इसकी संरचना के अंतर्गत क्लोरोफिल अनुपस्थित। तीसरा, चूंकि यह बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनमें जड़, तना व पत्ती में कोई विभिन्नता नहीं होती है। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस प्रकार के पौधे में आपको जड़, तना व पत्ती बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। पत्ती अविभेदित। चौथा, अगर हम बात करते हैं तो कवक जो है वह बहुत ही सूक्ष्म पादप की श्रेणी में आता है और यह जो है गुच्छे के रूप में होता है। और हमें अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो इसको हम जाल कहते हैं। तो यह यानी कवक जो है वह जालवत होता है। इस जालवत को हम क्या कहते हैं? हाइफी, या इसका एक और नाम होता है माइसेलियम या माइसिली, इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कवक का यह प्रमुख 4 लक्षण है, जिसमें पहला है कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। जड़, तना व पत्ती जो है उनमें कोई अंतर स्पष्ट नहीं होता है।
कवक जालवत होता है, माइसीली या फिर आइफी उसको हम कहते हैं। इसके अलावा कवक जो है क्लोरोफिल अनुपस्थित होने के कारण वह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, अर्थात यह जीव जो है परजीवी की श्रेणी में आता है या परपोषी की श्रेणी में आता है। अब बच्चों बात ये उठती है कि वास्तव में कवक अपना भोजन कैसे बनाते हैं या फिर कैसे करते हैं। तो दरअसल कवक के अंतर्गत इनमें कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं और इन्हीं एंजाइम्स के जरिए यह रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कार्बनिक अणुओं का अपघटन करते हैं और इसी अपघटन से वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम सामान्य भाषा में किण्वन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके वास स्थान की, तो बच्चों वास स्थान के रूप में कवक जो है नमदार स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जलीय नमदार छायादार जगहों पर कवक अधिकता से पाए जाते हैं। आप लोग जानते ही होंगे, ब्रेड वगैरह आपने देखा ही होगा दैनिक जीवन में, ब्रेड या रोटी कई बार काफ़ी नमी के कारण बारिश के दिनों में जो है उस पर फफूंदी टाइप के वाइट या फिर ग्रेनिश टाइप का बहुत सारे पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। दरअसल ये जो पार्टिकल्स होते हैं सूक्ष्म रूप से हमें दिखाई देते हैं, इसे ही कवक कहते हैं या फंगस लगना कहा जाता है, जिसकी वजह से ब्रेड वगैरह ख़राब हो जाता है। अब दरअसल ब्रेड खराब क्यों होता है? तो जब कवक किसी डबल रोटी पर लगता है, चूँकि डबल रोटी जो है वो कार्बोहाइड्रेटेड होता है और कवक जो है वो अपने एंजाइम्स के जरिए जो है इसी कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अपघटित करता है और उससे ऊर्जा विमोचित होती है और उसी ऊर्जा के जरिए जो है बच्चों वो अपनी वृद्धि व विकास करता है। इस वजह से धीरे धीरे जो है कि कवक जो है वो डबल रोटी को या फिर ब्रेड को जो है अपघटित करता है, जिसकी वजह से वो खराब होता है और उसमें सड़न उत्पन्न होती है। अब वास स्थान की बात की जाए तो सामान्यतः कवक जो है नम छायादार स्थानों पर जहाँ सड़ी गली पत्तियाँ होती हो या बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ मिलते हों, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों वाली जगह पर, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत बच्चों जैसे जंगल या फिर बगीचे के पेड़ों के नीचे की जो पत्तियां होती हैं, जहाँ काफ़ी नमी होती है, सूखी पत्तियां होती हैं, वहाँ पर भी फंगस आसानी से पनपते हैं या उत्पन्न होते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके पोषण की, तो पोषण मुख्य रूप से कवक चूँकि क्लोरोफिल होता नहीं है, इस वजह से यह परपोषी की श्रेणी में आते हैं और पोषण इनमें कई प्रकार से होता है। पोषण के कई प्रकार होने के कारण कवक को भी इन्हीं प्रकारों में बांटा गया है। तो चूँकि यह परपोषी होते हैं, तो आइए देखते हैं यह किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। पोषण के अंतर्गत चूँकि क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए यह परपोषी होते हैं और पोषण के टाइप्स के आधार पर, यानी इनके परपोषी के अंतर्गत भी कई ऐसे कवक होते हैं जिनका पोषण का मेथड यानी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इन्हीं प्रकारों के आधार पर मुख्य रूप से कवक को 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पहला है पूर्णपरजीवी। अब बच्चों ये पूर्ण परजीवी क्या होता है? यानी ऐसा जीवधारी जो पूरी तरह से दूसरे के ऊपर हावी रहता है, यानी दूसरे के ऊर्जा और दूसरे के खाद्य पदार्थों के द्वारा ही जो है यह अपना विकास करता है। अगर वो खाद्य पदार्थ उसे मिलना बंद हो जाते हैं तो यह भी नष्ट हो जाता है। तो पूर्ण परजीवी की परिभाषा भी यही है। इस प्रकार के कवक
पूर्ण रूप से पोषण पर आश्रित रहते हैं तथा पोषण की अनुपस्थिति में ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है पूर्ण परजीवी वाले जो कवक होते हैं वो पूरी तरह से सामने वाले जीवधारी के ऊपर निर्भर रहते हैं और उन्हीं से वो सारा अपना पोषक पदार्थ जो है वो ग्रहण करते हैं। यद्यपि अगर पोषक मर जाता है या फिर कहीं चला जाता है या हट जाता है तो इस दशा में वह जो कवक होगा वह पूरी तरह से मृत हो जाता है। इसका एग्जाम्पल बच्चों है पक्सीनिया और इसका एग्जाम्पल है पक्सीनिया और मिल्डे। यह भी एक प्रकार के कवक है बच्चों, पक्सीनिया व मिल्डे। तो पूर्ण परजीवी के रूप में यह दो प्रकार के मुख्य रूप से कवक आते हैं, पक्सीनिया और मिल्डे, जो पोषक से सीधे संपर्क में रहते हैं और पोषक के न रहने पर यह स्वतः भी नष्ट हो जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं पोषक के दूसरे विकल्प के बारे में, तो इसे हम कहते हैं विकल्पी परजीवी। दूसरा हमारा आता है विकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी के अंतर्गत बच्चों होता क्या है कि इस प्रकार का जो फंगस होता है वह विकल्पी यानी उसके पास ऑप्शन होता है, यानी वह पोषक के उपस्थिति में तो उससे भोजन लेता ही है, लेकिन अगर किसी कारणवश जो है पोषक नष्ट हो जाता है या नहीं रहता है तब वह विषम परिस्थितियों में जो है किसी अन्य सोर्स से वह पोषक की व्यवस्था कुछ समय के लिए कर लेता है। इस प्रकार से जो कवक अपने आप को बचाए रखता है और अपना विकास करता है वह विकल्पी परजीवी के अंतर्गत आता है। तो इसकी परिभाषा भी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार का कवक पोषक की अनुपस्थिति में किसी अन्य माध्यम से पोषण को प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसके कारण बच्चों वो अपना जीवन यापन कर सकता है ऑप्शन के तौर पर अल्प समय के लिए। अब विकल्पी परजीवी जिसका एग्जाम्पल है फ्यूसेरिया। फ्यूसेरियम यह इसका एक सटीक एग्जाम्पल है बच्चों।
फ्यूसेरियन, यह विकल्पी परजीवी के अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करते हैं पोषण के तीसरे यानी कवक के तीसरे प्रकार के बारे में, तो उस कवक का तीसरा प्रकार है पूर्ण मृतोपजीवी, या इसको हम मृतजीवी कहते हैं। या मृतजीवी। तो बच्चों, अभी तक हमने जो दो पढ़े थे यानी पूर्ण परजीवी और विकल्पी परजीवी, इन दोनों में समानता यह थी कि इस प्रकार की श्रेणी में आने वाले जो कवक हैं, दरअसल वो कवक पोषण को किसी भी माध्यम से लेने में सक्षम है। अब वो माध्यम चाहे वो सजीव जीवधारी के द्वारा हो या मृत जीवधारी या मृत कार्बनिक पदार्थों के द्वारा, अर्थात यह किसी भी माध्यम से पोषण को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन हमारा तीसरा जो है वह प्रकार आता है मृतोपजीवी, यानी इस प्रकार के कवक जो है सिर्फ मृत जीवधारी से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात जो है वो अपना विकास करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार के जीवधारी सिर्फ मृत जीवों के अपघटन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए बच्चों, मृतोपजीवी में एगेरिकस है, म्यूकर है और पेनिसिलियम है। यह तीन प्रकार के प्रमुखता से आते हैं कवक, जिसमें एगेरिकस, म्यूकर और पेनिसिलियम। यह तीन प्रकार के प्रमुख कवक हैं जो पूर्ण रूप से मृतोपजीवी होते हैं और मृत जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे भी कवक हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। और लाभदायक की श्रेणी में एक कवक का नाम तो यहीं पर आपको मैं बताना चाहूँगा, जिसे पेनिसिलियम कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चों हमारा चौथा आता है विकल्पी मृतजीवी। विकल्पी मृतजीवी के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि नाम से ही बच्चों स्पष्ट है, विकल्प यानी इसके पास अन्य विकल्प होगा। विकल्पी मृतजीवी। अब इस प्रकार का, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, विकल्पी परजीवी जैसे है वैसे ही विकल्पी मृतजीवी है। यानी पूर्ण मृत जीवी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर उसे मृत जीवधारी नहीं मिलता है तो इस दशा में जो है वह अपना पोषण नहीं प्राप्त कर पाता और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। लेकिन विकल्पी परजीवी के अंतर्गत, मृतोपजीवी के अंतर्गत जो भी कवक आते हैं वह ऑप्शन के तौर पर, यानी अगर उन्हें मृत जीवधारी मिलता है तब तो वो उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं अपघटन के माध्यम से। यदि उनके पास पोषण के लिए मृत जीवधारी अनुपस्थित होते हैं, इस दशा में वो किसी अन्य सोर्स के जरिए अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा अपना विकास करते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से जान सकते हैं, इस प्रकार के
कवक पोषण के लिए मृत जीवधारी पर आश्रित होने के साथ विषम परिस्थिति में इनकी अनुपस्थिति में किसी अन्य स्रोत से अपना भोजन प्राप्त कर जीवित रहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी इस प्रकार के कवक जो है पोषण के लिए तो पहले उनकी प्राथमिकता होती है मृत जीवधारी, लेकिन इन फेवरेबल कंडीशन के अंतर्गत, अगर विषम परिस्थितियों के अंतर्गत मृत जीवधारी इन्हें नहीं मिलता है, इस दशा में वह पोषण के लिए किसी अन्य सोर्स की तरफ भी गमन कर लेते हैं और अन्य सोर्स से अपना भोजन की व्यवस्था वो करते हुए अपने आप को जीवित रखने में सक्षम होते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों टेफ्रीना एक एग्जाम्पल आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। टेफ्रीना यह कवक इसके अंतर्गत आता है जो विकल्पी मृत जीवी के लिए आदर्श रूप से माना गया है। अब हम बात करते हैं बच्चों कवक की संरचना के ऊपर। तो चूंकि कवक काफ़ी छोटे होते हैं, एक कोशिकी व बहुकोशिकी भी होते हैं और बहुत ही पार्टिकल यानी डस्ट पार्टिकल के रूप में होते हैं, तो इनकी संरचना सरल आंखों से नहीं दिखाई दे सकती है। लेकिन यह आप जान लीजिए कि यह छोटे छोटे गुच्छकों के रूप में रहते हैं और कभी कभी यह जालवत संरचना बना लेते हैं, या फिर इनकी संरचना गोल व अंडाकार भी होती है और कभी कभी दंड के रूप में भी होती है, कुछ इस प्रकार से। संरचना गोल, एक कोश की, जालवत, सर्पिलाकार, दंडवत इत्यादि प्रकार की संरचनाएं में होती हैं। मुख्य रूप से कवक के लिए हम जालिकावत या जालवत संरचना मान लेते हैं। ठीक है, एक कवक जो है कुछ इस प्रकार से विकसित होता है, बहुत छोटे रूप में। कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जिनमें ये उनके जाल की संरचना होती है। अगर एक डबल रोटी की बात करें तो यह डबल रोटी के सरफेस एरिया पर जो है वह इस प्रकार से पार्टिकल्स के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वह हमें डस्ट पार्टिकल के रूप में नग्न आंखों से देखने को मिलते हैं। जब हम इनका सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं तब वास्तव में यह सीख की तरह उठे हुए रहते हैं और एक जाली जैसी संरचना बनाते हुए हमें दिखाई देते हैं, जो काफ़ी सघन होती है और इस प्रकार से वो प्रदर्शित होती है। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं इनके जनन के बारे में बच्चों, तो जनन आप जानते ही हैं, चूँकि यह पादप है, पादप की श्रेणी में आते हैं। ऐसी दशा में इनमें जनन के मुख्यतः 3 प्रकार, वही पहले की तरह सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जनन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। मुख्य रूप से इनको 3 भागों में बांटा गया है। वेजिटेटिव,
रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन। पहले वाले को हम कायिक जनन कहते हैं। और तीसरा होता है लैंगिक जनन। इस प्रकार से कवक को मुख्यतः 3 प्रकार के जननों में विभेदित किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं जनन के अंतर्गत वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इसे हिंदी में कायिक जनन कहते हैं। अब कायिक जनन का मतलब होता है शरीर के किसी एक भाग से नए प्रकार के पौधे या जीवधारी का अगर वह विकास हो जाता है पूर्ण रूप से, तो वह कायिक जनन की श्रेणी में आता है। यानी इस प्रकार के जनन में जीवधारी के शरीर के किसी भाग से नए जीव का विकास हो जाना, कायिक जनन कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी इस प्रकार के जीवधारी के अंतर्गत उनके शरीर के किसी एक भाग से कोई टुकड़ा अलग कर देते हैं या निकाल कर अलग से पोषण माध्यम में रखते हैं, और वह भाग जो है नए जीवधारी के रूप में अगर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो इस प्रकार के जनन की विधि जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब कायिक जनन के प्रकार कितने होते हैं? तो कायिक जनन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें से 4 मुख्य रूप से कुछ इस प्रकार से हैं। जिसमें पहला है फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, क्लेमाइडोस्पोर, और ओडियम। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 5 भागों में जो है कायिक जनन को हम देख सकते हैं। फ्यूजन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ब्रीडिंग क्या होता है, क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है, ओडियम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें फ्यूजन की, तो फ्यूजन को हम कहते हैं विभाजन। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो इसको हम कहते हैं विखंडन।
बडिंग की बात करें तो इसको हम मुकुलन कहते हैं। बीजाणु जनन और इसको उडियम कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं विभाजन क्या होता है। जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट है, विभाजन यानी विभक्त हो जाना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कवक के शरीर का कोई पार्ट अगर हम काट कर निकाल देते हैं या टूट कर हटा देते हैं तो वह जो है विकसित होकर नए कवक के रूप में आसानी से डेवलप कर लेता है। इस प्रकार के विभाजन को हम, इस प्रकार के जनन को हम विभाजन जनन या फीजन कहते हैं। ठीक, इसको पहले समझ लेते हैं हम आराम से। इस प्रकार के जनन के द्वारा कवक के शरीर में खांच द्वारा कवक कई भागों में बंटकर नए कवक के रूप में विकसित होता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत होता क्या है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यह एक कवक जिसको हम सामान्य रूप से ईस्ट कहते हैं या खमीर कहते हैं कॉमन भाषा में। अब इसका विभाजन क्या होता है कि इसके बॉडी में खांच पट्टिका द्वारा एक से अधिक या दो भागों में यह विभाजित होता है और अगले ही चरण में ईस्ट जो है दो छोटे छोटे ईस्टों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार के विभाजन को हम, इस प्रकार के जनन को हम विभाजन जनन कहते हैं या विभाजन या फीजन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं हम फ्रेगमेंटेशन की, विखंडन की। तो विखंडन का नाम ही है, यानी ऐसे जनन के अंतर्गत जो है बच्चों कवक के शरीर का कोई हिस्सा जो है वह टूटकर अलग हो जाता है, अनावश्यक रूप से टूटकर, बाहरी चोट या आघात के कारण टूटकर उससे अलग हो जाता है और वह टूटा हुआ भाग जो है विकसित होकर नए कवक के रूप में रीजनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार के मेथड को या इस प्रकार के विधि द्वारा नए कवक के बनने को हम फ्रेगमेंटेशन या विखंडन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में कवक के शरीर का कोई भाग बाह्य आघात के द्वारा टूटकर अलग होके नए कवक के रूप में विकसित होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के जनन के अंतर्गत जो है कवक जो है वह बाह्य आघातों के द्वारा जो है उसका कोई एक भाग वह टूट जाता है और फिर से नए कवक के रूप में वो रीजनरेट कर लेता है। तो इस प्रकार के जनन को हम फ्रेगमेंटेशन या विखंडन कहते हैं।
अगला आता है हमारा बडिंग। तो बडिंग के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, यह बड का अर्थ होता है मुकुल, मुकुल का अर्थ सामान्य भाषा में उभार से होता है। इस उभार में क्या होता है, ईस्ट एक सामान्य कवक की अगर बात कर लें तो यह एक ईस्ट होता है जो इस प्रकार से होता है। अगले ही चरण में यह ईस्ट मैच्योर होकर उभरता है। उभरने के दौरान यह कलिका जो है और ज़्यादा विकसित होती है और अगले ही चरण में यह कलिका मातृ कोशिका से अलग होकर नए कवक के रूप में रीजनरेट हो जाती है। इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाकी और पार्टों के बारे में जानेंगे। उम्मीद है आपको यह सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।